तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर 5 का प्रीवियस ईयर का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। यानी 2011 से लेके और 2025 प्रेजेंट तक, इस ईयर तक जितने भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार बोर्ड के एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं सॉल्व, और वो भी अच्छे तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। यहाँ पे हमारा पहला सवाल लिखा हुआ है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये चुंबकीय ध्रुव क्या होता है, और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि नमन कोण का मान वहां पे कैसे निकालेंगे। तो देखिए, ये जो अर्थ होता है, अर्थ यहाँ पे अगर हम अर्थ बना दे, ये मान के चलिए अगर हमारा अर्थ है, तो अर्थ पे यहाँ पे एक लाइन होती है, इसको जिसको विषुवत रेखा कहते हैं। बहुत सारे लोग उसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली जो मध्य से होके जाती है वो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। दूसरा एक्सिस जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग भौगोलिक अक्ष। अब इसको आप अगर दूसरे तरीके से बोलना चाहें तो इसको हम बोल सकते हैं ऊर्ध्वाधर, और इसको बोल सकते हैं क्षैतिज। जो भूमि के समानांतर हो क्षैतिज, ये होता है ऊर्ध्वाधर। और पृथ्वी के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, पृथ्वी के अंदर, अगर यहाँ पे पृथ्वी के ये ध्रुवों की बात करें तो ये नॉर्थ पोल होगा, हमको पता है। ये होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। लेकिन पृथ्वी के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये ऐसे तिरछा होता है और इसका उल्टा होता है। यानी इधर नॉर्थ पोल है तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबकीय ध्रुवों में ये इधर साउथ पोल होगा चुंबक का, और इधर नॉर्थ पोल होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। यानी पृथ्वी के अंदर भी चुंबक है, ये हम सबको पता है। और चुंबक होगा तो उसका डायरेक्शन होगा ना, उसका नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा। तो पृथ्वी के अंदर जो चुंबक है उसका जो नॉर्थ पोल है ना, नॉर्थ पोल है वो पृथ्वी के साउथ पोल के पास है, और जो साउथ पोल है वो पृथ्वी के नॉर्थ पोल के पास। ये हो गया चुंबकीय अक्ष। तो नमन कोण क्या होता है, यहां तक बात समझ में आया। चुंबकीय ध्रुव, चुंबकीय ध्रुव का मतलब ये पॉइंट चुंबकीय ध्रुव हो गया, ये पॉइंट चुंबकीय ध्रुव हो गया। यानी जिस बिंदु पर हम चुंबक निकाले वो चुंबकीय ध्रुव होगा। ध्रुव का मतलब ऊपर वाला हिस्सा। नमन कोण क्या होता है, तो चुंबकीय अक्ष और क्षैतिज, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। चुंबकीय अक्ष ये है, क्षैतिज रेखा ये है, इन दोनों के बीच जो कोण होता है उसको बोलते हैं नमन कोण। इसको आप अल्फा भी लिख सकते हैं, नमन कोण कहते हैं। लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान बताइए। तो थोड़ा सा ये टॉपिक बदल जाने वाला है। चुंबकीय ध्रुव पर जब पूछेगा तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो चुंबकीय ध्रुव तो हमारा ये है, चुंबकीय ध्रुव तो ये वाला पॉइंट है ना, इसको मिटा देते हैं हम, दोबारा फिगर बना देते हैं। यहाँ पे समझिए, ये बना देते हैं हमारा पृथ्वी, और ये बनाते हैं हमारा अक्ष। ये चुंबकीय अक्ष नहीं है, ध्यान रखना है। इसको आप बोल सकते हो ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको बोल सकते हो क्षैतिज रेखा। अच्छा, चुंबकीय अक्ष की अगर बात करें हो तो चुंबकीय अक्ष तो कुछ ऐसे होता है। यहाँ पे हमारा साउथ पोल होता है, यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल होता है। चुंबकीय अक्ष हो गया। हमको निकालना क्या है, नमन कोण का मान। नमन कोण क्या होता है, तो चुंबकीय अक्ष और क्षैतिज घटक। तो क्षैतिज घटक की अगर आप बात करते हैं तो क्षैतिज घटक ये हो जाएगा इस पॉइंट पर, क्योंकि भूमि के समानांतर खींची गई रेखा क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा, अब देखिए, और ये हमारा चुंबकीय रेखा, इन दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री। इसको भी नमन कोण कहेंगे हम। यानी कहने का मतलब ये कि चुंबकीय ध्रुव पर अगर नमन कोण का मान पूछता है तो वो हमारा 90 डिग्री का होगा। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है। तो कुछ सवाल ऐसे भी आएंगे जिनको आपको क्लास में नहीं पढ़ाया गया है, तो उन सवालों को भी आप ध्यान पूर्वक समझ के यहीं से उन टॉपिक को भी कवर कर सकते हैं जो टॉपिक नहीं पढ़ाया गया। जैसे चुंबकीय प्रवृत्ति आप लोगों को क्लास में नहीं पढ़ाया गया है, तो उसको यहाँ से समझ लीजिए, यहाँ से याद कर लीजिए। चुंबकीय प्रवृत्ति का मतलब होता है कि कोई पदार्थ चुंबक की कितनी क्षमता को धारण कर सकता है, वो उस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है। ठीक है, अब जैसे निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति, अब बताओ निर्वात मतलब वैक्यूम, एयर, इसमें चुंबकीय धारण करने की क्षमता क्या है, कुछ नहीं है, जीरो है। समझ रहे हो ना, इसलिए निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी शून्य।
चुंबकीय प्रवृत्ति समझ में आया? चुंबकीय प्रवृत्ति का मतलब किसी पदार्थ के अंदर चुंबकीय शक्ति को धारण करने की क्षमता, चुंबकीय प्रवृत्ति। वैक्यूम में कोई कैपेबिलिटी नहीं होती है चुंबक को धारण करने के लिए, तो इसलिए इसका चुंबकीय प्रवृत्ति शून्य हो जाएगा। चुंबकशीलता का फॉर्मूला आपको पता है? चुंबकशीलता अगर नहीं पता है तो आप याद रखिएगा, म्यू इज इक्वल टू होता है बी बटा एच, बी बटा एच। एच जो होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं हम, और बी जो होता है, बी हमारा हो जाएगा क्या? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र, बी का मतलब वो हो जाएगा। यहाँ पे लिखा भी है चुंबकीय क्षेत्र। अगले सवाल में देख सकते हैं, यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न में यहाँ पे देख लीजिए। 4 नंबर प्रश्न है चुंबकीय याम्योत्तर। अब चुंबकीय याम्योत्तर जो क्लास नहीं किए हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा अलग टॉपिक हो गया। चुंबकीय याम्योत्तर से घबराना नहीं है, आप बस इस क्लास में इतना समझ के चलिए कि जो चुंबकीय अक्ष है वही चुंबकीय याम्योत्तर है, इतना समझते चलिए। चुंबकीय याम्योत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र बी है। अब फिर से पृथ्वी का चित्र बनाना पड़ेगा, उसको मिटा देते हैं, पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? बी है, यानी जो चुंबकीय याम्योत्तर में चुंबकीय क्षेत्र बी है। नमन कोण डेल्टा है। बी का क्षैतिज घटक बी एच है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्षैतिज घटक में बी का मान कितना है? बी एच। और वही उसी को उदग्र घटक, उदग्र को बोलते हैं वर्टिकल, तो वर्टिकल घटक जो है वो भी बी है। यानी चुंबकीय क्षेत्र का दो गो घटक है, एक क्षैतिज एक उदग्र। तो क्षैतिज में उसका मान बी एच, उदग्र में उसका मान भी बी। तो बी भी हो तो निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो अगर यहाँ पे हम आपको बना दे, ये हमारा हो गया पृथ्वी, पृथ्वी के बाद ये आपका बन जाएगा हमारा चुंबकीय अक्ष, ये बन जाएगा क्षैतिज घटक, ये बन जाएगा ऊर्ध्वाधर घटक। यहाँ पे देखिए, क्षैतिज घटक को हम हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक को वर्टिकल बोल सकते हैं। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र हमारा बी हो जाएगा। बी चुंबकीय क्षेत्र जब हो जाएगा तो ये बी चुंबकीय क्षेत्र दो भाग में बढ़ जाएगा। पहले नमन कोण की बात कर लेते हैं, आपको समझाए थे तभी हम कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये जो क्षैतिज घटक है, इसके बीच के कोण को नमन कोण कहते हैं। नमन कोण को अल्फा से सूचित किया जाता है, लेकिन इसमें नमन कोण का मान डेल्टा दिया है तो डेल्टा लिख लेंगे। अब हमको पता है कि इसका दो गो घटक होगा, एक पास वाला जो है इसको बोलेंगे हम बी कॉस डेल्टा। अच्छा, इसको तो बी एच लिखा था क्वेश्चन में, तो बी एच कॉस डेल्टा बोल देते हैं, ठीक है ना। और ये दूर वाला घटक है, इसको बोल देंगे बी भी कॉस के बाद यहाँ पे हो जाएगा साइन डेल्टा। ये वेक्टर का कंसेप्ट है। अगर चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है तो पास वाले को कॉस के साथ लिखेंगे, दूर वाले को साइन के साथ लिखेंगे। बात यहाँ तक क्लियर है? अब ये कह रहा है कि कौन सा संबंध सही है बताओ, तो बी एच को बी कॉस डेल्टा लिख सकते हैं ना, बी एच को बी कॉस डेल्टा यहाँ पे लिखे हैं। ऑप्शन नंबर ए पहले ही सही मिल गया हमको। अगर इसको भी चेक करना हो तो बी बराबर बी कॉस डेल्टा, ये गलत है। बी भी जो होगा वो बी भी साइन डेल्टा के बराबर होगा। यहाँ पे कॉस डेल्टा कौन होगा? बी एच कॉस डेल्टा होगा, ये गलत है। बी एच, अब साइन डेल्टा यहाँ पे दे दिया, नहीं बी एच तो कॉस डेल्टा है ना, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात समझ में आई होगी हमारे ख्याल से। अगला प्रश्न एकदम आसान प्रश्न है, ये पहले प्रश्न से ही क्लियर हो जाएगा। सवाल को समझते चलिए ध्यानपूर्वक, क्योंकि एक से एक रिलेटेड सवाल है। जब पहला समझिएगा तो फिर उसके आगे वाले प्रश्न भी उससे कहीं ना कहीं कंबाइन है। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? आसान सवाल एकदम। नमन कोण का मान देखिए, नमन कोण ये है उत्तरी ध्रुव से, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, पूरब पश्चिम उत्तर, तो उत्तर मतलब ये उत्तरी ध्रुव से जब इधर की तरफ बढ़ेंगे, इधर की तरफ, तो नमन कोण का मान बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, जाहिर सी बात है। नमन कोण होता क्या है? नमन कोण होता है क्षैतिज, ये क्षैतिज और ये चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों के बीच का कोण। तो और जब ये इधर की तरफ आएगा, इसको विषुवत रेखा कहते हैं, यहाँ पे समझ लीजिए विषुवत रेखा। तो जब ये और विषुवत रेखा की ओर आएगा तो ये और झुकते जाएगा ना, मान लो कुछ देर के बाद यहाँ पे आ गया, तो इतना ही दूर का एंगल ना होगा नमन कोण, और चिपक जाए एकदम विषुवत रेखा पर ही आ जाए तब तो 0 डिग्री हो गया, क्योंकि एंगल तो बनाएगा ही नहीं क्षैतिज अक्ष के साथ। तो इसलिए यहाँ पे नमन कोण का मान जब विषुवत रेखा की ओर आते जाएगा तो हमको पता है कि उसका मान घटते जाएगा। तो घटने का ऑप्शन यहाँ पे देखिए बढ़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर। अच्छा, इन सब पर सारे प्रश्नों में टैग भी लगाए हैं। यह प्रश्न 2019-21 में, ये 21 में, ये भी 21 में, ये भी 2021 में, ये 2020 में और ये भी 2020 में। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक भी आप उठा के देख सकते हैं, ये सारे प्रश्न आ चुके हैं एग्जाम में। अगला सवाल है, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई तथा चुंबकीय लंबाई में संबंध क्या होता है। अब ये चीज आपको क्लास में नहीं पता है तो ये यहाँ पे समझ लीजिए। चुंबक की ज्यामितीय लंबाई क्या होता है और चुंबकीय लंबाई क्या होता है। ज्यामितीय लंबाई चुंबकीय लंबाई में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर चुंबक की बात करें हम, तो चुंबक कुछ इस प्रकार से होता है, और यहाँ पे होता है हमारा नॉर्थ और यहाँ पे होता है साउथ। पॉइंट्स को इंडिकेट कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं चुंबकीय लंबाई, क्योंकि चुंबक का नॉर्थ पोल यहाँ पे है, साउथ पोल यहाँ है, तो पोल से पोल को जोड़ते हैं ना, इसको बोलते हैं चुंबकीय लंबाई। तो ये थोड़ा सा, अच्छा, ये नॉर्थ वाला जो पॉइंट है ना, ये इस चुंबक से थोड़ा सा उधर है, थोड़ा सा दूर पे है। साउथ वाला पॉइंट उस वाले हिस्से से थोड़ा सा इधर है, समझ रहे हैं। तो ये दोनों पॉइंट थोड़ा सा क्या होता है, अंदर होता है, चुंबक के अंदर होता है। लेकिन चुंबक की ज्यामितीय लंबाई की जब बात करते हैं, तो ज्यामितीय लंबाई में पूरा यहाँ से कवर करते हुए और पूरा यहाँ तक हम लोग लेते हैं। ज्यामितीय तो LG बोलते हैं, ज्योग्राफिकल लेंथ, ज्यामितीय लंबाई। इसको मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं, LM बोलते हैं। तो आपको पता चल रहा है इस चीज से कि LG कहीं ना कहीं बड़ा होगा, ज्यामितीय लंबाई बड़ा होगा चुंबकीय लंबाई से। दोनों में रिलेशन क्या होता है, 6/5 का रेशियो होता है। LG का लेंथ होता है 6, इसका लेंथ होता है 5, थोड़ा सा कम, 6/5 का रेशियो बन जाता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो LM यहाँ पे देख सकते हैं आप 5 के बराबर है, और यहाँ पे LG जो है वो किसके बराबर है, तो LG देख सकते हैं 6 के बराबर। इसको कैसे ऑप्शन इसका टिक करेंगे, तो अगर देखो तो LM बराबर 5 और LG बराबर 6, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, यहाँ देख लो, इसको मिटा देते हैं। LM बराबर 5 और LG बराबर 6, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर हम दोनों का रेशियो निकालते हैं, तो LM बटा LG बराबर हो जाएगा 5/6। LG इधर आ जाएगा, भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। अब देख सकते हैं ये ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है हमको, तो ऑप्शन नंबर ए तुरंत टिक कर लेंगे। LM बराबर 5/6 LG। तो ये 6 सवाल है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। चलिए, तो अगला प्रश्न 7 नंबर सवाल, और यह सवाल एकदम आसान सवाल है। लोहा क्या है, लोहा होता है, क्या होता है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, अचुंबकीय। अब जो क्लास किया है वो बता देगा कि लौह चुंबकीय, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, लोहा लौह चुंबकीय। कारण लौह चुंबकीय। अब तीनों का यहाँ पे थोड़ा थोड़ा परिभाषा समझ लीजिए। अनुचुंबकीय क्या होता है, अगर चुंबकीय क्षेत्र कहीं पहले से ऑलरेडी बना हुआ हो, वहां पे अनुचुंबकीय पदार्थ को अगर लेके चलते हैं, कैसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जो अनुचुंबकीय हो, तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ये थोड़ा सा क्या होता है, चुंबकित होता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा चुंबकित होता है, मतलब थोड़ा सा उसके तरफ खिसक जाता है, उसको बोलते हैं हम अनुचुंबकीय। प्रति मतलब प्रतिकर्षण, यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ले जाके रखें, तो ये चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में प्रतिकर्षित हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। और लौह चुंबकीय, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखने पे प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं, तुरंत चिपक जाते हैं। तो लोहा तो लौह चुंबकीय, तुरंत चिपक जाएगा वो, इसलिए लोहा लौह चुंबकीय पदार्थ है, ऑप्शन नंबर सी। अचुंबकीय तो आपको पता है, जो चुंबकित ही नहीं होते हैं, जैसे ईटा, पत्थर, बालू, गिट्टी जो भी है, वो सारा अचुंबकीय पदार्थ है। 8 नंबर सवाल, यदि डेल्टा किसी जगह का नमन कोण है तो tan डेल्टा का व्यंजक क्या होगा। ये तो आसान सवाल है, थोड़ा सा ध्यान देकर समझ लीजिए। अब यहाँ पे हम पृथ्वी का चित्र न बना के डायरेक्ट घटक बना दे रहे हैं। ये पृथ्वी का वर्टिकल ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है, जिसको बी भी लिखते हैं, ठीक है। और ये होता है क्षैतिज घटक, जिसको बी एच लिखते हैं, ये आपको पता।
क्षैतिज, अगर सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसमें ऐसे होगा बी, और हमको पता है। अब यहाँ पे अगर एक ट्रायंगल बनाते हैं तो इसको मिलाना पड़ेगा। अच्छा, मिला देंगे तो ये ट्रायंगल बन गया। ये बी भी है तो ये भी बी भी होगा, और ये तो हमारा पता है बी एच है, ये बी भी है। नमन कोण का वैल्यू डेल्टा। अब यहाँ से टेन डेल्टा का वैल्यू निकालो तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो थीटा के लिए लंब क्या होगा, बी भी, आधार क्या होगा ये बी एच। तो टेन डेल्टा का व्यंजक क्या निकल गया, बी भी बटा बी एच। तो बी भी बटा बी एच, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ रहा है। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है, कुछ सवाल को आपको रटना पड़ेगा। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति स्थिर होती है, ये स्थिर रहता है, इसकी प्रवृत्ति स्थिर रहती है। अब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति, यहाँ पे देखिए दोलन की आवृत्ति n हो, तो ये इनमें से कौन सा सही है। थोड़ा सा इसमें हम लोग समझ लेंगे, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, 1/n इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर आई बटा में एम बी एच, यहाँ पे लिख देते हैं। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। जब भी आवृत्ति टाइप का सवाल आ गया तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला यूज होगा। इस फॉर्मूला को एकदम कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। 1/n क्या होता है, यही तो फ्रीक्वेंसी होती है, और इसको 1/n को आवर्तकाल भी कहते हैं, जिसको t से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो 1/n है, अगर आवृत्ति n हो तो फिर इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एक काम करते हैं, हमको n का वैल्यू निकालना है तो इसको पलट देते हैं। क्योंकि 1/n है तो हमको केवल n चाहिए, तो n ऊपर चला जाएगा, तो n बराबर ये भी पलट जाएगा 1/2 पाई, और रूट के अंदर वाला वैल्यू भी पलट जाएगा, तो एम बी एच ऊपर चला जाएगा और आई नीचे आ जाएगा। आई को जड़त्व आघूर्ण कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप 11th क्लास में पढ़े होंगे। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एम हमारा ध्रुव प्राबल्य है, और बी जो है वो हमारा क्षैतिज घटक है, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ये ध्यान में रखना है। एन आवृत्ति है, दोलन की आवृत्ति, जो चुंबकीय सुई अगर रखते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, तो जब वो दोलन करेगी तो 1 सेकंड में कितना दोलन करती है वो उस वस्तु की आवृत्ति कहलाती है। तो एन हमारा आवृत्ति है। अब यहां से हमको केवल क्या चाहिए, एन चाहिए, और क्या चाहिए, बी एच चाहिए। तो बाकी सबको हम हटा देते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं। फॉर्मूला ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। अब यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से अगर हटा दे हम ये n, 1/2 पाई हटाओ, रूट अंदर, हमको केवल मतलब है किससे, बी एच से, तो रूट अंदर बच गया बी एच। ये रूट अंदर इधर आएगा तो एन स्क्वायर होगा, और ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, बी एच के। समझ में आया ये बात। सबको हटा दी, हमको n से मतलब था, n रख दिए, इसको हटा दिए, रूट को हटा दिए, i को हटा दिए, m को हटा दिए, अंडर रूट में क्या बच गया, बी एच। रूट इधर आ गया तो स्क्वायर कर दिया, n स्क्वायर, बराबर के सिंबल प्रोपोर्शनल डाल दिए, n प्रोपोर्शनल बी एच हो गया, यानी ये हो जाएगा, सॉरी n स्क्वायर प्रोपोर्शनल बी एच, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बी। एक लौह चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता होती है वो क्या होती है, ये हमको बताना है। लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता, तो लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता की बात करें तो ये एक से बड़ा होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता होता है वो एक से बड़ा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, निकेल। निकेल का मतलब, उसको निकेल इंग्लिश शब्द है, उसको हिंदी में लोहा कहते हैं। लोहा है, अभी आपको बताएं भाई, लोहा, लोहा क्या है, लौह चुंबकीय पदार्थ है, तो यहाँ भी लौह चुंबकीय पदार्थ होगा। 2011-15 में पूछा गया प्रश्न, और फिर यही प्रश्न 2020 में पूछा गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो अगला प्रश्न हम लोग का 13 नंबर सवाल है। ये सब
थोड़ा सा आसान आसान सवाल है। अपेक्षिक चुंबकशीलता ये आप लोग को क्लास में पढ़ा दिए हैं, और ये चीज आप लोग टेंथ बोल रहे हैं, सॉरी, इसी फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे, जहाँ पे अपसाइलन नॉट, अपसाइलन आर, फिर अपसाइलन, इस प्रकार से तीनों में रिलेशन बताए होंगे। तो अपसाइलन आर जो होता था ये हमारा अपेक्षिक विद्युतशीलता होता था। अपसाइलन नॉट जो होता था ये निर्वात की विद्युतशीलता, और एक अपसाइलन होता था जिसको निरपेक्ष विद्युतशीलता बोलते थे। सेम वही कहानी है। तो रिलेशन क्या बनता था, तो अपसाइलन आर इज इक्वल टू अपसाइलन बटा अपसाइलन नॉट। तो ये तो विद्युतशीलता की कहानी है, ये चुंबकशीलता पूछ रहा है। तो जो यहाँ पे अपसाइलन आर है वहां पे ये क्या हो जाएगा, म्यू आर हो जाएगा। म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बटा म्यू नॉट। ये आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे ये चीज। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, कौन सा सही है, बी, बी एच, बी भी। अच्छा, ये तीनों चीज कहाँ मिलेगा, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज ऊर्ध्वाधर घटक के पास। तो अगर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, ये पृथ्वी हो गया, इसको बोलते हैं पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर, इसको बोलते हैं क्षैतिज। ये चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसको बी लिख सकते हैं, इसको बी भी लिख सकते हैं, इसको बी एच लिख सकते हैं। ठीक है, ट्रायंगल बनाने का प्रयास करें तो यहाँ से इसको हम हटा देते हैं, थोड़ा सा ये समझाने के लिए बता दिए। अब इसको हटा के एक ट्रायंगल बना दे रहे हैं यहाँ पे। ये हमारा क्या हो जाएगा, बी एच बी भी, और ये बन जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, ये हो जाएगा बी भी बी एच ये बी। अब यहाँ से आप देखो ये कर्ण है, बी का वैल्यू निकालना चाहो तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर। तो थीटा के लिए लंब ही है, तो बी एच का स्क्वायर और प्लस में बी भी का स्क्वायर, ये रिलेशन बनेगा। कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है यहाँ पे बी, लंब स्क्वायर, लंब ये है और आधार ये, लंब आधार कोई भी ले लीजिए आप, आंसर यही आएगा। बी भी आगे चाहे बी एच आगे, बात तो वही है। तो बी स्क्वायर बराबर बी एच स्क्वायर बी बी स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है 10⁻⁻5 टेस्ला। ये एक वैल्यू है जिसको याद करना पड़ेगा। चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता भी बताए थे, तीव्रता किसके बराबर होगा, बी नॉट बटा एच नॉट। बी हमारा चुंबकीय क्षेत्र और एच हो जाएगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस। चुंबकन ध्रुव की शक्ति का असाई मात्रक, अब ये है शक्ति का असाई मात्रक। शक्ति का मतलब ध्रुव प्राबल्य, जो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, यहाँ पे अगर हम चुंबक बना दें, चुंबक का ये हो जाएगा नॉर्थ पोल और इधर हमारा आ जाएगा साउथ पोल यहाँ पे। तो साउथ पोल के पास अपना कोई प्राबल्य होगा, कोई शक्ति होगी, जिस शक्ति से ये क्या करता होगा, तो किसी वस्तु को खींचता होगा। तो इसकी मात्रा क्या होता है, चुंबकीय ध्रुव की शक्ति का मात्रा क्या होता है, ये हमको बताना है। अच्छा, इसका अगर वैल्यू निकालें, वैल्यू तो मान लो कि चलो कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबक को रख देते हैं, कोई भी एक मान लेते हैं, एक की शक्ति हमको एन नॉर्थ पोल का शक्ति निकालना हो, तो अगर नॉर्थ पोल को ही हम रख देते हैं यहाँ पे, तो नॉर्थ पोल में जो चुंबकीय क्षेत्र बल लगाता है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बल लगाता है, और ये बल जो होता है वो बराबर होता है एम इंटू बी, एफ बराबर एम इंटू बी। साइन थीटा भी होता है, साइन थीटा को भी हटा देते हैं, एफ बराबर एम इंटू बी। एम होता है हमारा चुंबकीय आघूर्ण, बी होता है चुंबकीय क्षेत्र। अब यहाँ से हमको निकालना है किसका मात्रक, चुंबकीय ध्रुव की शक्ति का मात्रक, यानी एम का मात्रक। किसका मात्रक, एम का। तो एम बराबर क्या हो जाएगा, एफ बटा बी। एम बराबर क्या हो गया, एफ बटा बी। एफ का मात्रक हमको पता है न्यूटन, न्यूटन दिख रहा है ना इधर, न्यूटन बटा में। बी हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है, न्यूटन, सॉरी टेस्ला, क्या होता है टेस्ला। अच्छा, टेस्ला को हम क्या, ये न्यूटन है तो न्यूटन, टेस्ला को हम क्या लिख सकते हैं, टेस्ला को न्यूटन और बटा में एम्पियर मीटर भी लिख सकते हैं, एम्पियर मीटर। जब ये पलट जाएगा, न्यूटन से न्यूटन कट गया, एम्पियर मीटर ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे से हमको चुंबकीय जो प्रबलता है या चुंबकीय शक्ति है उसका मात्रक आया है ए मीटर। अच्छा, ये सवाल दो दो बार पूछ दिया गया, इसलिए हम इसको भी डाल दिए हैं। सेम सवाल है, ध्रुव की प्रबलता या चुंबकीय ध्रुव की शक्ति, दोनों एक ही चीज है, दोनों का मात्रक एम्पियर मीटर हो जाएगा।
नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला सवाल हम लोग का 18 नंबर सवाल है, और सवाल जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एम चुंबकीय आघूर्ण, यानी एक चुंबक है जिसका चुंबकीय आघूर्ण एम है, और एम चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ चुंबक को दो समान टुकड़े में तोड़ दिया जाता है। अब उस चुंबक को दो टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। तोड़ने के बाद प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? जैसे में आप फर्स्ट चैप्टर में द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े ना, वैसे ही इसमें चुंबकीय आघूर्ण होता है। चुंबकीय आघूर्ण का पहले फॉर्मूला देख लीजिए आप, होता क्या है। जैसे मान के चलिए, यहाँ पे साइड में समझा देते हैं यहीं पे, ठीक है ना। ये मान के चलिए एक चुंबक है हमारे पास, इसका ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो दोनों पोलों में से किसी एक ध्रुव का ध्रुव प्राबल्य, जिसको हम लिखते हैं क्या, एम, स्मॉल एम, और इसके बाद इन दोनों के बीच की दूरी, अगर बीच की दूरी 2l है तो 2l, अगर आप l मान लेते, हम यहाँ पे l मान के चलते हैं तो l, इसको कैपिटल M से सूचित करते हैं। ये हो गया चुंबकीय आघूर्ण। बात क्लियर है? ऐसे 2l लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे हम मान के चलें कि l है तो l मान लिए, ठीक है। अब कह रहा है कि इस चुंबक को हम दो टुकड़ों में बांट देते हैं, दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तो ध्यान दीजिए, दो टुकड़ों में तोड़िएगा तो तोड़ने का भी अलग अलग तरीका है। पहले दोनों से हम लोग निकाल लेते हैं, निकाल के समझाते हैं। अगर इस चुंबक को हम तोड़ते हैं तो दो भाग में ऐसे टूटेगा बीच में से, और नहीं तो अगर इसी चुंबक को हम तोड़ते हैं, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, तो बीच में से ऐसे तोड़ सकते हैं। तोड़ने का यही दो तरीका हो सकते हैं, या तो ऐसे नहीं तो ऐसे। दोनों के लिए हम निकालते हैं कि दोनों के लिए चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। ध्यान पूर्वक यहाँ पे समझिए, अगर हम इसको बीच में से तोड़ते हैं तो इसका जो ध्रुव प्राबल्य है वो सेम का सेम रहेगा, यानी ये दो भाग में जो टूटेगा, एक भाग यहाँ पे आएगा और एक भाग यहाँ पे आएगा। तो इसका ध्रुव प्राबल्य अगर m है तो इसका भी m, इसका भी m, इसका भी m, ठीक है। ध्रुव प्राबल्य इसका नहीं टूटने वाला है। अगर इसकी क्षमता m है तो m रहेगा, बशर्ते टूटेगा कौन, इसका लेंथ। लेंथ l है तो आधा हो जाएगा, इसका लेंथ हो जाएगा l/2, इसका लेंथ हो जाएगा l/2। तो दो समान टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो प्रत्येक नए टुकड़े का, अब ये नया टुकड़ा एगो हमको मिला है, अब इस टुकड़ा का अगर हम चुंबकीय आघूर्ण निकालें तो फॉर्मूला यही ना है, m, ठीक है ना, यहाँ पे तो दिख रहा है। तो m का m बराबर फॉर्मूला चुंबकीय आघूर्ण नहीं बदला है, m रहेगा। लंबाई बदल गया, लंबाई l/2 हो गया है। अब m इंटू l ये किसके बराबर होता है, कैपिटल M के, यानी m/2। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए इसको भी देख लेते हैं, इस तरीके से भी तोड़ के। अगर इसको हम अलग अलग दो भागों में बांटते हैं तो ध्यान पूर्वक अगर समझिए, तो इसका दो भाग जब बटेगा, एक ऊपर वाला भाग थोड़ा सा पतला हो जाएगा, उसके नीचे वाला भाग थोड़ा सा पतला, ये दो हिस्सों में हमको मिल जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से। अब यहाँ पे लंबाई तो सेम रहने वाला है, इसका लंबाई अगर l है तो इसका भी लंबाई l रहेगा, लेकिन ये ध्रुव प्राबल्य दो भाग में बढ़ जाएगा, m/2, यहाँ भी m/2, यहाँ भी m/2, m/2। कारण क्या है कि इसका जो ध्रुव प्राबल्य है आधा ऊपर चला गया, आधा नीचे चला गया, लेकिन यहाँ पे आधा ऊपर नीचे नहीं गया था, ये पूरा एक ही साइड बचा हुआ था, इसलिए यहाँ पे ध्रुव प्राबल्यता चेंज नहीं हुआ, लंबाई चेंज हुआ। यहाँ पे लंबाई आधा नहीं होगा, लंबाई जितना l है तो यहाँ भी l, यहाँ भी l, बल्कि आधा कौन होगा, ध्रुव प्राबल्य। अब यहाँ से हम निकालें तो हमारा फॉर्मूला होता है ध्रुव प्राबल्य यानी m/2 और लंबाई यानी l, फिर m इंटू एल, यहाँ पे देख सकते हैं m इंटू एल किसके बराबर है, कैपिटल M और बट्टा में 2, फॉर्मूला फिर वैल्यू वही m/2। तो इस प्रकार से हम दो तरीके से आपको निकाल के बता दी, इसकी जो चुंबकीय आघूर्ण है वो m/2 ही आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न 19 नंबर, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, हम पता है हमको सदिश राशि है, तो सदिश राशि की दिशा क्या है, तो दिशा इसका साउथ से नॉर्थ होता है, यानी दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर, एस से नॉर्थ की ओर। जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है नॉर्थ से साउथ की ओर, उसकी विपरीत दिशा में होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन। ठीक, अगला प्रश्न हमारा 20 नंबर, थोड़ा सा इसको ध्यान पूर्वक समझते हैं। एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m है और उसकी लंबाई l है, इसको मिटा देते हैं, यहीं पे समझा देते हैं।
यहाँ पे अगर इसको हम समझने का प्रयास करें तो एक तार है जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, m है। एक तार है, तार यहाँ पे बना लेते हैं, ये एक तार है, इसकी लंबाई कितना है तो l है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, कैपिटल M है। ठीक, इसको त्रिज्या r के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ दिया जाता है। अब इस तार को ऐसे मोड़ दिया जाता है अर्धवृत्त के शेप में, यानी कुछ इस प्रकार से आप देख लीजिए। अच्छा, तार तो यही है, इसी तार को यहाँ पे मोड़ रहे हैं, तो इसका भी लंबाई हमारा l ही रहने वाला है। लंबाई तो चेंज नहीं होगा, बल्कि इस अर्धवृत्त की एक त्रिज्या होगी जो हमको नहीं पता है, r का वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, हमको क्या पूछ रहा है, नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। अच्छा, इसका यहाँ पे नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है, तो अब यहाँ पे ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये इस प्रकार से दो पॉइंट्स मिलेंगे। अब ये जो नया द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो क्या होगा, ध्यान पूर्वक समझिए, कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। यहाँ से r देखिए। अच्छा, ये टोटल लंबाई ऊपर वाला अर्धवृत्त का क्या है, l। अच्छा, अर्धवृत्त का अगर परिमाप देखें तो क्या होता है, पाई r। क्यों, क्योंकि पूरे वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई r, तो अर्धवृत्त का परिमाप तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई r। और ये पाई r क्या बताता है, इस अर्धवृत्त की लंबाई। अच्छा, अर्धवृत्त की लंबाई क्या है, कैपिटल L, तो यहाँ से त्रिज्या निकल जाएगा L बटा पाई। कोई दिक्कत यहाँ तक, L बटा पाई क्या निकल गया, त्रिज्या निकल गया। अच्छा, हमको निकालना है ये जो नया बन रहा है, नया आघूर्ण, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो नया आघूर्ण जो बना यहाँ पे चुंबकीय का, उसका द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए डायपोल मोमेंट कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या बनता है, तो कैपिटल M इज इक्वल टू ध्रुव प्राबल्यता। क्या बनेगा, ध्रुव प्राबल्यता। तो ध्रुव प्राबल्यता बताइए क्या है यहाँ पे, स्मॉल m इंटू में बीच की दूरी, तो बीच की दूरी ये r और ये r, r और r क्या हो जाएगा 2r। अच्छा, m का m, 2 का 2, r का वैल्यू तो हम लोग निकाले हैं, यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे बता देते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, 2r। यहाँ देखिए, ये m का m, ये वाला इंटू 2 का 2, और ये r है, और r का वैल्यू क्या है, l बटा पाई, तो l बटा पाई। अब ये m इंटू l किसके बराबर होता है, चुंबकीय आघूर्ण के, तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, कैपिटल M, ये 2 का 2, तो 2 का 2 और नीचे पाई, 2m बटा पाई जो होगा, ये नए चुंबकीय, ये जो चुंबकीय द्विध्रुव है उनका द्विध्रुव आघूर्ण होगा, जो कि ऑप्शन नंबर है डी, 20 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए, इसको मिटा देते हैं, अगला सवाल समझिए। अगला जो सवाल है 21 नंबर, जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाए, जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाए तो लटकती चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होता है। हम आपको बोले थे कि आवर्तकाल या आवृत्ति, जब भी इससे रिलेटेड सवाल आएगा तो आपको लगाना है ये फॉर्मूला, 1/n इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर में, रूट अंडर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे m b h लिखे तो लिखिए, नहीं तो i। आवर्तकाल, ये आवृत्ति है, आवृत्ति है, ये क्या है, आवृत्ति। सॉरी, यहाँ पे i ऊपर था सर, i और बटम m b, ये क्या है, आवृत्ति। आवृत्ति जो होता है वो आवर्तकाल के बराबर होता है, तो इसके जगह पे हम t लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट i बटम m b। अच्छा, हमको यहाँ से, यहाँ पे किससे किससे मतलब है, एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो कि क्या है b है, और एक आवर्तकाल जो कि t है, तो ये दोनों को रखते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं। ठीक है, सबको हटा देते हैं, तो यहाँ पे अगर इन दोनों को रखते हैं, बाकी सबको हटाते हैं, तो t बराबर आएगा हमारा रूट अंडर में 1/b, रूट अंडर में 1/b। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, रूट इधर आएगा तो t का स्क्वायर बराबर 1/b, कुछ इस प्रकार से वैल्यू हमको मिलता है। तो आवर्तकाल का स्क्वायर जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के व्युत्क्रम के बराबर होता है। यहाँ तक ठीक है, क्लियर है बात। अब कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाए। अब ये तो हो गया, पहले चुंबकीय क्षेत्र कितना था, इतना था, अब इसको चौगुना बढ़ा दिया जा रहा है, तो चुंबकीय सुई क्या, तब इसका आवर्तकाल क्या रहेगा, इसको चौगुना बढ़ा दिया जा रहा है।
तो कोई बात नहीं, बढ़ा देते हैं। पहले ये था, लेकिन अब क्या हो गया, अब b के जगह पे हो गया 4b। दोनों का रेशियो निकालते हैं, ठीक है ना, दोनों का क्या कर लेते हैं, रेशियो। तो यहाँ पे टी स्क्वायर है ना जी, तो टी स्क्वायर तो अच्छा T1 T2 ले लेते हैं, T1 ये T2, ये हो जाएगा 1/b 4b। तो T1 बाई T2 का ऐसे स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये b से b कट जाएगा, 4 चला जाएगा कहाँ, ऊपर। तो इस प्रकार से मिलेगा, दिख रहा है ना यहाँ पे, T1 बाई T2, अच्छा इधर तो 4 है, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो 4 का रूट यानी वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। यहाँ पे वर्गमूल निकल जाएगा 2। तो ये जो नया आवर्तकाल है यानी T2 जो है वो किसके बराबर होगा, तो T2 को इधर कर लेते हैं, 2 को इधर बुला लेते हैं, T1/2 यानी ये आधा हो जाएगा। आवर्तकाल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आवर्तकाल आधा हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं T2 जो नया आवर्तकाल है, ये तो T1 पहले का आवर्त है, पहले के आवर्तकाल का आधा हो जाएगा, नया वाला आवर्तकाल। बात हमारे यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला जो प्रश्न है वो हमारा है 22 नंबर सवाल। चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, समझने का यहाँ पे प्रयास कीजिए। चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक, देखिए चुंबकीय आघूर्ण, अच्छा एक फॉर्मूला आपको पता होगा, टाउ इज इक्वल टू होता है m इंटू बी। टाउ क्या होता है, टाउ हमारा होता है बल आघूर्ण, m क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण, b क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ से अगर चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला निकालें तो टाउ और बटा में क्या हो जाएगा, b, टाउ बटा b। टाउ क्या एक तरह से बल आघूर्ण है जिसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। और बी क्या है, बी तो चुंबकीय क्षेत्र है जिसका मात्रक हम लोग पीछे भी देखे हैं, टेस्ला बटा में एम्पियर मीटर। टेस्ला, टेस्ला होता है नहीं, न्यूटन होता है, सॉरी न्यूटन, न्यूटन बटा में एम्पियर मीटर। ये न्यूटन से न्यूटन कट गया, एम्पियर मीटर ऊपर जाएगा तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी एक नया मात्रक यहाँ पे मिला हमको चुंबकीय आघूर्ण का, जो कि एम्पियर मीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगला प्रश्न नंबर हमारा 24 नंबर प्रश्न है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है। टेंजेंट का मतलब होता है tan थीटा, तो कौन सा नियम tan थीटा के लिए सही है। तो एक बार थोड़ा सा और हम यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की बात कर लें, तो ये हमारा होता है वर्टिकल एक्सिस, ये होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है ना, ये होता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। तो टेंजेंट के लिए कौन सही है, सवाल तो यही है। टेंजेंट का मतलब tan थीटा, इसको अगर हम ट्रायंगल बना दें, और सॉरी इसको नहीं, ऊपर वाले को ट्रायंगल बनाते हैं, क्योंकि ये नमन कोण होता है थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू यहाँ से अगर निकालना चाहें हम, ये देख लीजिए, ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस। अच्छा ये जब बी भी है तो ये भी हमारा क्या होगा, बी भी होगा। तो ये हमारा, अगर आप थीटा के लिए, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, थीटा के सामने वाला लंब। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। यहाँ पे देखें tan थीटा बराबर लंब क्या हो जाएगा, बी भी, आधार क्या हो जाएगा, बी एच। तो बी एच जाके उधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा इधर जाके, तो बी एच tan थीटा हो जाएगा, बी एच tan थीटा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अच्छा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य, ये तो फॉर्मूला आपको बताए हैं। कार्य का W इज इक्वल टू, प्रूफ भी कराए थे, एम बी इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये वाला फॉर्मूला बताए थे ना। कार्य जो चुंबक कार्य करता है किसी चुंबकीय क्षेत्र में, तो उसके लिए किया गया कार्य का फॉर्मूला ये होता है W इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। थीटा 1 का वैल्यू यहाँ 0 लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में थीटा 1 का वैल्यू तो दिया नहीं है। थीटा 1 का वैल्यू 0 लेंगे तो कॉस 0 का मान हो जाएगा 1, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। तो एम बी 1 माइनस कॉस थीटा ए नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे देखें हम 26 नंबर प्रश्न को। 26 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है। अच्छा अब चुंबक के लिए अब कौन सही है, तो आपको बता दें
चुंबक के कारण जो अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर हम लोग तीव्रता निकाले हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसका फॉर्मूला हम बता देते हैं। एक अक्षीय स्थिति का जो फॉर्मूला होता है, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, यहीं पे देख लीजिए। अक्षीय स्थिति का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू में 2m बटा में d का क्यूब, 2m बटा में d का क्यूब। ये हो गया अक्षीय स्थिति के लिए, अक्षीय के लिए। और निरक्षीय के लिए तो फॉर्मूला सेम होता है म्यू नॉट बटा 4 पाई, ठीक है ना, इंटू में ये 2m नहीं रहता है, केवल m बटा d क्यूब। ये निरक्षीय के लिए है, ये सब आपको पढ़ा दिया गया है। ये निरक्षीय के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये अक्षीय के लिए। तो आप क्या देख रहे हैं, तो निरक्षीय जो है इससे अधिक है कौन, अक्षीय। कितना गुना, 2 गुना। यानी अक्षीय जो स्थिति है, यानी अक्षीय स्थिति पर जो तीव्रता होगी वो निरक्षीय स्थिति के 2 गुने के बराबर होगी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 27 नंबर सवाल तो पूछना ही नहीं है, फॉर्मूला बार बार बताते आ रहे हैं। टी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला, टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू में आई बटा में एम बी एच। बल आघूर्ण आप लोग पढ़े ही हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब चुंबक को डाल देते हैं, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अच्छा, एम बी को जब हटाते हैं, साइन थीटा को हटाते हैं, तो एम क्रॉस बी आता है। एम क्रॉस बी कहाँ है, एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी यहाँ पे ऑप्शन नंबर है। बी क्रॉस एम बी नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, एम क्रॉस बी होगा। तो ये हो गया हमारा लगभग 28 सवाल। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग का 29 नंबर, पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण है। तो पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण ये होता है 8 गुणे 10 के पावर 22 जूल प्रति टेस्ला। इसको याद रख लीजिएगा। 30 नंबर, किसी चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई के समानांतर, लंबाई के समानांतर समझिए, यहाँ पे चुंबक की लंबाई है, इसके समानांतर मतलब इसके पैरेलल, इसके पैरेलल यदि चुंबक को n बराबर भागों में बांटा जाता है, n बराबर भागों में अगर काटा जाता है, तो प्रत्येक टुकड़े का आघूर्ण, एकदम सेम सवाल जस्ट अभी इसके पीछे हमने बताया था कि कोई भी चुंबक हो, जब चुंबक को समानांतर भागों में बांटते हैं ना, तो उतने भागों में भी उसका चुंबकीय आघूर्ण बढ़ जाता है। यानी ऑप्शन नंबर है, यदि n भाग में बांटेंगे तो चुंबकीय आघूर्ण भी n भाग में बढ़ जाएगा, ठीक है ना। 5 भाग बांटेंगे तो 5 भाग में, 2 भाग बांटेंगे 2 भाग में, इस प्रकार से बढ़ जाएगा। ध्रुव प्रबलता से r दूरी पर चुंबकीय विभव, अब विभव जब विद्युत विभव फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, म्यू नॉट इज म्यू नॉट, वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर था, यहाँ पे म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू एम बटा आर होगा। आर स्क्वायर नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे आर स्क्वायर, विभव में आर स्क्वायर नहीं, दूरी को सेम सेम लिख दिया जाता है, आर का आर। चुंबकशीलता की बीमा, इसका थोड़ा सा ध्यान लगा के समझ लीजिए। चुंबकशीलता की बीमा, जब किसी वायर में चुंबकीय धारा प्रवाहित हो रही हो, तो इससे आर दूरी पर किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, समझ रहे हैं ना, वो उसका जो लंबाई का रेखीय समाकलन। अच्छा, यहाँ पे एम्पियर के परिपथीय नियम को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, म्यू नॉट लिख सकते हैं, म्यू नॉट इंटू आई, लंबाई के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बी डॉट डीएल जो होता है म्यू नॉट इंटू आई के बराबर होता है, म्यू नॉट इंटू आई के, ये आपको पता है। अच्छा, समाकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा बी, लंबाई का समाकलन एल, इधर हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट इंटू आई। अच्छा, यहाँ निकालना क्या है, चुंबकशीलता की बीमा। चुंबकशीलता को म्यू से सूचित किया जाता है, एक तरह से इसका बीमा निकालना है। तो यहाँ से अगर म्यू का वैल्यू निकालना चाहे, म्यू नॉट नहीं, म्यू डाल देते हैं, म्यू का वैल्यू निकालना चाहे तो आई इधर आ जाएगा, यानी बी एल बटा में हो जाएगा आई, बी एल बटा में आई, बी एल। अब बी जो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। तो बी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एफ बाई क्यू बी, क्योंकि बी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू होता है क्यू भी इंटू बी, ये होता है। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी गतिमान आवेश को फेंक दिया जाए, तो उस गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र बल लगाता है, जो बल किसके बराबर होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू भी बी। और यहाँ से बी का वैल्यू निकालें तो क्यू भी इधर आ जाएगा, एफ बटा क्यू भी। तो इसलिए ये जो बी है, इस बी के जगह पे हम लिख सकते हैं एफ बटा क्यू बी, एल का एल और बटा में हो जाएगा आई। ठीक, एफ क्या है, एफ बल है, बल का बीमा लिखो एम एल टी माइनस 2, लंबाई का बीमा एल, आवेश का होता है क्या, ए इंटू टी,
आवेश का बीमा A इंटू टी, तो A डाल लो, A इंटू टी। बच गया B, B चुंबकीय क्षेत्र है, इसका बीमा क्या हो जाएगा, B नहीं ना, क्यू भी था, सॉरी भी तो वेग होता है, वेग का बीमा LT माइनस वन, LT माइनस वन, आई को आई रहने, क्या कटने वाला है यहाँ पे, ये L से L कट जाएगा। अच्छा, टी के पावर -1 है, टी का पावर 1, -1 + 1 0 हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। ऊपर बचेगा MLT-2, ये ऊपर जाएगा, ये भी माइनस में, आई ऊपर जाएगा, ये भी माइनस में, MLT-2, MLT-2, और फिर यहाँ पे A-1, A-1, ए तो कहीं नहीं दिख रहा है जी, A-1, ए कहीं नहीं दिख रहा। चलिए यहाँ पे जो है, ये जो ए है, ए को आई भी लिखा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ए क्या है, धारा है, धारा मतलब करंट, तो धारा का जो मात्रक बोल रहे हैं, उसका बीमा होता है, कहीं कहीं ए लिखा रहता है, कहीं कहीं आई लिखा, आई का मतलब भी करंट होता है, इसलिए यहाँ पे आई है तो यहाँ भी आई लिखते हैं, आई और आई जुड़ जाएगा तो आई का पावर 2, और जब ऊपर चला जाएगा तो आई का पावर -2, आई का पावर -2। ऑप्शन देखिए MLT-2, आई का पावर -2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण। देखिए चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अगर ये हमारी पूरी पृथ्वी है तो पृथ्वी में इसको बोलते हैं हम भौगोलिक याम्योत्तर, यानी भौगोलिक ध्रुव। और चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है, ये होता है चुंबकीय याम्योत्तर, जो चुंबकीय ध्रुव है, इन दोनों के बीच के कोण को हम लोग बोलते हैं दिक्पात कोण। कौन सा कोण, दिक्पात कोण, ये आपको क्लास में भी पढ़ाया गया है, दिक्पात कोण। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन शैथिल्य प्रदर्शित करता है। शैथिल्य थोड़ा सा समझ लीजिए, शैथिल्य का मतलब होता है कि अगर कोई चुंबक को हम चुंबकित करते हैं और चुंबकित करके फिर उसको अचुंबकित कर देते हैं, तो चुंबकित अचुंबकित करने में जो हानि होती है चुंबक का, उसको शैथिल्य हानि कहते हैं। तो शैथिल्य हानि तो उसी में होगा ना जो वस्तु चुंबकित होगी। तो चुंबकित होने वाली वस्तु कौन सा होता है, लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, जो प्रबल रूप से चुंबकित होता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। तो चलिए धन्यवाद। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी जो भी वीडियो है हमारा उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। धन्यवाद।